सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं बड़ी ही गहरी नींद सोया हुआ था। मालूम नहीं बादशाह कितनी देर मुझे झंझोड़ता रहा। फिर मेरी आंख खुली। उसने कहा कि आओ चांदन शाह के पास चलें। कई एक कमरों के अंदर अंदर से और एक दो बरामदों में से गुजार कर बादशाह मुझे एक कमरे में ले गया। बड़ा ही खुशनुमा कमरा था। एक चौड़े और बड़े खूबसूरत पलंग पर चांदन शाह बैठा हुआ था। साफ पता चलता था कि अभी अभी जागा है। मुझ पर चानन शाह का ऐसा रोब तारी हुआ कि मेरा कदम आगे नहीं बढ़ता था। बादशाह आगे आगे था। मेरा ख्याल था कि बादशाह चानन शाह के पांव पर सर रखेगा और उसके हाथ चूमेगा, लेकिन उसने चानन शाह की रान पर बड़ी जोर से हाथ मारा और धड़ाम से उसके साथ पलंग पर बैठ गया। फिर बाजू उसके गले में डाल दिया और बोला, सुना चानन शाह, कैसे गुजर रही है। चानन शाह ने भी अपना बाजू बादशाह के गले में डाल दिया। मुझे शक होने लगा कि ये चानन शाह नहीं, लेकिन ये चानन शाह ही था। मैंने उसे कई बार देखा था। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। चानन शाह ने मेरी तरफ देखा और हाथ यूं मेरी तरफ बढ़ाया जैसे बेतकल्लुफ दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर आंखों से लगाया। चानन शाह को जैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। वो बादशाह के साथ लोफर लफंगों की तरह हंसी मजाक कर रहा था। बादशाह ने मुझे बैठने को कहा। मैं पलंग के पास रखी एक बड़ी खूबसूरत कुर्सी पर बैठ गया। इतने में एक जवान लड़की अंदर आई। अजीब तरह की हसीन लड़की थी। उसने चानन शाह की तरफ देखा। चानन शाह ने उसे कहा, ले आओ। लड़की चली गई। नया माल लगता है, बादशाह ने चानन शाह से कहा। यहाँ जब आओगे नया माल ही देखोगे, चानन शाह ने बादशाह को अपने बाजू के घेरे में अपनी तरफ खींचते हुए कहा। फिर उसने पूछा, आज इतनी सवेरे कैसे आ गए हो। बादशाह ने मेरी तरफ देखा, फिर चानन शाह से मुखातिब हुआ। ये मेरा नया यार है, इसे मैं तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ने आया हूँ। लेकिन ये अमानत नहीं, एक तोहफा है। इसे अपना दायां बाजू समझो। बादशाह ने मेरे गांव का नाम लेकर कहा, इसका नाम मोहम्मद खान है। तुमने इसके गांव के खानू का नाम सुना होगा। ओ खानू! चानन शाह ने सख्त हैरत जदा होकर कहा, पुलिस के भगोड़े खानू तुम ही हो। यही है, बादशाह ने कहा। अपनी बीवी और मलिक मुख्तार को तुमने ही कत्ल किया है। चानन शाह ने मुझसे पूछा और बोला, मुझे खबर मिल चुकी है। हाँ सरकार, मैंने जवाब दिया। उन दोनों को मैंने ही कत्ल किया है। क्या बात हो गई थी, चानन शाह ने मुझसे पूछा। वो आपस में मिलते मिलाते होंगे। ये कहानियां इससे सुनते रहना, बादशाह ने उससे कहा। मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। ये तुम्हारे पास रहेगा। इसे आजमा कर देख लो। फिर तुम कहोगे कि ऐसा एक और आदमी ला दो। मैं हैरान हो रहा था कि बादशाह चानन शाह के साथ उसी तरह बातें कर रहा था जिस तरह मेरे साथ करता था। ना वो उसे शाह जी कहता था, ना सरकार कहता था। चानन शाह का अंदाज भी बादशाह की तरह था। वही लड़की फिर कमरे में आई। उसके हाथों पर ट्रे थी जिसमें दूध, पराठे और एक बर्तन में भुना हुआ गोश्त था। उसने ट्रे उस मेज पर रख दी जो पलंग के करीब पड़ी हुई थी। चानन शाह ने कहा कि पहले कुछ खा पी लो, फिर बातें करेंगे। खाने के बाद बादशाह और चानन शाह ने ऐसी बातें की जिनसे मुझे शक हुआ कि ये मोजज़ों और करामात वाला चानन शाह नहीं है। कुछ देर के बाद बादशाह उठ खड़ा हुआ। उसने चानन शाह के कंधे पर जोर से हाथ मारा और बोला कि चलता हूं यार, तुम जरा हमारे यार का ख्याल रखना, हमारे थाने पर नजर रखना। कैसी बातें करते हो बादशाह, चानन शाह ने कहा। यहाँ हाथी गायब हो जाते हैं, ये तो फिर छोटा सा आदमी है। मैं जब बंगाल में था तो मुझे वहां के लोग कवि हैकल जवान कहा करते थे, क्योंकि मेरा कद काठ आम किस्म के बंगाली से 1.5 गुना ऊंचा और चौड़ा चकला था। मैं अब अपने आबाई इलाके में था जहां बेशतर लोगों के कद बुत मुझ जितने थे। उस जमाने में हमारे इलाके के आम आदमी का कद बुत मुझ जैसा हुआ करता था। चांदन शाह ने मुझे छोटा सा आदमी इसलिए कहा था कि वो खुद बदमस्त सांड की तरह पला हुआ था। उसका चेहरा लाल सुर्ख था। उसमें जिस्मानी ताकत मुझसे यकीनन ज्यादा थी। मैं और बादशाह भी भूखे थे, लेकिन चांदन शाह अकेला इतने पराठे और गोश्त खा गया था जितने हम दोनों ने खाए थे। बादशाह बाहर निकला तो मुझे भी अपने साथ बाहर ले आया।
یہ ہے تمہاری جگہ۔ بادشاہ نے باہر صحن میں لے جا کر مجھے کہا، چاہو تو ساری عمر یہیں گزار دو، پولیس تمہاری بو بھی نہیں پا سکے گی۔ چانن شاہ کو اپنی ساری داستان سنا دینا، پھر یہ تمہیں جو کہے وہ کرنا، یہ تمہیں اس سارے علاقے کا بادشاہ بنا دے گا۔ بادشاہ یار، میں نے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم تو شاید اسے پیر سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ 2-4 دن گزارو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ پیر ہے یا کیا ہے، بادشاہ نے کہا۔ تم پر اس حویلی کے راز کھلیں گے، اپنا کوئی راز اس سے چھپا کر نہ رکھنا۔ جب بادشاہ چلا گیا تو میں پیر کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھ گیا، یہ دیکھ کر بھی کہ چانن شاہ وہ پیر نہیں جس کے معجزے اور کرشمے مشہور تھے، میرے دل پر اس کا تقدس اور احترام طاری تھا۔ میں اس کے برابری میں بیٹھنے سے ڈرتا تھا۔ ہاں بھائی خانو، چانن شاہ نے کہا، اب کہو تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، جھوٹ بولو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ سرکار، میں نے عاجزی سے کہا، میں تو ایک مراد لے کر آیا تھا، میرا سارا خاندان آپ کا مرید ہے، میں نے اس درگاہ پر جھنڈے چڑھائے ہیں، یہ آپ کی کرامات اور نظر کرم تھی کہ مجھے پولیس میں ASI بھرتی کر لیا گیا تھا، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا۔ چانن شاہ نے کہا، تو مجھے وہ سناؤ جو تم پر بیتی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے سینے میں شیر کا دل ہے۔ اپنی تعریف سن کر میں اپنے آپ کو شیر دل سمجھنے لگا۔ میں نے یہاں تک آپ کو جو کہانی سنائی ہے وہ چانن شاہ کو سنا دی۔ میں جب اسے اپنی کوئی واردات سناتا تھا تو کبھی وہ مسکرانے لگتا اور کبھی حیرت زدہ نظریں میرے چہرے پر جما دیتا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اپنی بیوی اور اپنے باپ کے قاتل ملک مختار کو جس طرح میں نے قتل کیا تھا وہ چانن شاہ نے پہلے ہی سن رکھا تھا۔ اپنے جرائم کی اتنی لمبی کہانی سنا کر میں نے ہاتھ جوڑے اور چانن شاہ سے التجا کی، مجھے بخش دینا سرکار، میں بڑا پاپی ہوں، مجھے آپ کے سامنے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں، میں تمہیں اپنے برابر بٹھاؤں گا خانو، چانن شاہ نے کہا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم اب کہیں نہیں جاؤ گے، بادشاہ ٹھیک کہہ گیا ہے کہ تم میرے لیے بڑا قیمتی تحفہ ہو، میں تمہیں آزماؤں گا، اگر تم آزمائش پر پورے اترے تو میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ حکم دیں سرکار، میں نے کہا، اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے سچے ہو۔ چانن شاہ نے کہا، میں ایک ہندو ساہوکار کے گھر تم سے ڈکیتی کی ایک واردات کرواؤں گا، میں دیکھوں گا کہ تم کتنے دلیر ہو۔ ڈکیتی کی واردات؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کرائیں گے؟ مجھ سے ابھی کچھ نہ پوچھو، چانن شاہ نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں ایک راز بتا دوں گا۔ سرکار، مجھے اچانک ایک خیال آ گیا، میں نے کہا، اگر آپ مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو میری ایک عرض سن لیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک مختار کا باپ میرے چچا کو خود بھی پریشان کر رہا ہے اور تھانے دار سے بھی اس کی بے عزتی کرواتا رہتا ہے۔ اس نے میرے چچا سے کہا ہے کہ وہ اسے میری تمام زمین دے دے، نہیں دے گا تو ملک مختار کا باپ میرے بچے کو غائب کروا دے گا۔ اب میں پھر گاؤں میں چلا گیا تھا اور لوگوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب ملک مختار کے باپ کو ایک موقع مل گیا ہے، وہ اب میرے چچا چچی کو اور زیادہ پریشان کرے گا۔ میں نے ایک اسکیم سوچی ہے، میں رات کو ملکوں کے گھر میں داخل ہو جاؤں گا، میرے پاس ریوالور ہے، اس بوڑھے ملک کو ڈراؤں گا کہ دل خوش کر دیا ہے میرا۔ چانن شاہ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اس گھر میں بڑا مال ہے، نقدی بھی ہے، سونا بھی ہے، بڑے ملک کی بہو ہے اور اس کی ایک بیٹی کنواری ہے، اس کی بیٹی کا پورا زیور گھر میں پڑا ہے، بہو کا بھی ہے، ملک کی بیوی کا بھی ہے، میں تمہیں اپنے آدمی دوں گا، تم نقب لگا سکتے ہو۔ نقب کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، میں گھر میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن سرکار میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب چاہوں تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں اور تمہارے گھر کے بچے بچے کو قتل کر سکتا ہوں۔ تم بے وقوف ہو، چانن شاہ نے کہا، مال لاؤ مال، مجھے مال چاہیے، کہو کتنے آدمی تمہارے ساتھ کروں؟ 3 کافی ہیں، میں نے کہا۔ بادشاہ اور چانن شاہ نے آپس میں جس انداز سے باتیں کی تھیں، مجھے اس سے شک ہو گیا تھا کہ چانن شاہ بھی انہی پیروں میں سے ہے جن کی کرامات کے لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں، لیکن در پردہ وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں ایسے کسی پیر کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ایسے کئی پیر ہیں جن کے پاس ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اگر باقاعدہ گروہ نہ ہو تو جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ایسے پیروں کے تعلقات ضرور ہوتے ہیں۔ ان جرائم پیشہ آدمیوں اور غنڈوں کے ذریعے پیر اپنے مخالفین کو دبائے رکھتے ہیں اور ان کے علاقے کے تھانے دار اور دیگر سرکردہ وہ افراد ان پیروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ایسے پیر قتل تک کروا دیتے اور مل ملا کر ملزموں کو بچا لیتے ہیں۔ ان کے آستانے، دربار اور حویلیاں مجرموں کے اڈے ہوتے ہیں،
इनके बावजूद लोग उन गद्दियों के मुरीद होते हैं। चानन शाह मुझे ऐसा ही पीर लग रहा था। ऐसे पीरों के पाले हुए गुंडे और पेशावर मुजरिम उन पीरों की बेबुनियाद करामात लोगों को सुनाते फिरते हैं। मैं उन लोगों में से था जो पीरों की करामात को सच मानते और उनके कदमों में जा गिरते हैं। अब मेरे सामने एक पीर के चेहरे से नकाब हट रहा था, लेकिन मुझे अपना एक काम करना था। चानन शाह ने कहा था कि वो मुझे 3 आदमी देगा। अगले ही रोज उसने मुझे 3 आदमी दे दिए। चानन शाह ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मुझे वो इस तरह मिले जैसे हम बड़े पुराने दोस्त हों। वो मुझे बहुत बड़ा और तजर्बाकार डाकू समझ रहे थे। चांदन शाह ने उन्हें मेरे मुतल्लिक यही बताया होगा कि ये शख्स उस्ताद है, इसीलिए ये तीनों मुझे उस्ताद जी कहते थे। हम चारों शाम गहरी होते ही चल पड़े। हमारे सामने 16-17 मील की बड़ी कठिन मुसाफत थी। हम रास्तों से हटकर जा रहे थे। जमीन पथरीली थी, छोटी बड़ी चट्टानें भी थीं, दरख्त खारदार थे जिनकी डालियां हमारा रास्ता रोकती थीं। कहीं हम नीचे चले जाते और कहीं हम घाटी चढ़ रहे होते। खुश्क नदियों के पाट भी थे। ये इलाका डाकुओं और राहजनों के लिए निहायत अच्छा और फायदा मंद था। मौका वारदात से भागो तो ये इलाका ताकुब करने वालों को दूर ही रखता था। हम आधी रात के लगभग गांव के करीब पहुंचे। चांदनी रात में गांव ऐसे लगता था जैसे आसेब ज़दा हो और लोग मकान खाली करके भाग गए हों। हम मलिकों के मकान के करीब गए तो एक कुत्ता धीमी आवाज में गुर्राया। हमने उसका इंतजाम कर रखा था। हमारे पास गाय या भैंस की टांग की हड्डी थी। हमने उसके अंदर गोश्त भर रखा था। ये मलकों का खूनखार कुत्ता था। रात को रखवाली के लिए खुला रहता था। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहा था। मैंने हड्डी उसकी तरफ फेंक दी। उसने हड्डी को सूंघा, फिर उसे मुंह में ले लिया और परे जाकर बैठ गया। उसे सारी रात हड्डी में से गोश्त निकालने में गुजारनी थी। मैं उस मकान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था। बचपन से मैं इस मकान को देखता आया था। मेरा बाप जब इस मकान में रहने वाले एक आदमी के हाथों कत्ल हो गया था, तो मैं हर वक्त इंतकाम की सोचने लगा था। मैं इस मकान को इस नज़र से देखा करता था कि रात को इसमें दाखिल हो जाऊं और घर के बूढ़े से लेकर बच्चे तक को कत्ल कर दूं। मकान का एक पहलू ऐसा था जिधर से अंदर जा सकते थे। वो तो लड़कपन था। इरादे दिल में आते और दिल में ही मर जाते थे और मैं दांत पीस कर रह जाता था। उस रात जब मैं तीनों आदमियों के साथ उस किलानुमा मकान के करीब खड़ा था, तो मैं मामूली से किसान का कमसिन बेटा नहीं, बल्कि बड़ा खतरनाक डाकू और कातिल था। मुझे डाकू और कातिल इसी मकान ने बनाया था। कुत्ते को मैंने हड्डी में से गोश्त निकालने में मसरूफ कर दिया था। अपने साथियों को मैं उस तरफ ले गया जहां से मैं लड़कपन में सोचा करता था कि ऊपर जाकर अंदर जा सकते हैं। वो रसोई की छत थी और ये दूसरी छतों से कम ऊंची थी। मैं दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया और एक आदमी से कहा कि वो मेरे ऊपर चढ़कर ऊपर चला जाए। मैंने अपने हाथों को अपनी नाव पर जोड़कर उसके लिए पांव रखने का इंतजाम कर दिया। उसने मेरे हाथों के प्याले में पांव रखा, हाथ मेरे कंधों पर रखे और ऊपर को उठा। उसने दूसरा पांव मेरे कंधे पर रखा और वो मुंडेर पर पहुंच गया। इस तरीके से मैंने तीनों आदमियों को ऊपर चढ़ा दिया। वो छोटे छोटे कद और दुबले पतले जिस्मों वाले बंगाली नहीं थे। वो मेरे ही कद बुत के घुटे हुए जिस्मों वाले पंजाबी थे। उनमें से दो पेट के बल छत पर लेट गए और दोनों ने एक एक हाथ नीचे लटका लिया। मैंने उन दोनों हाथों को उछलकर पकड़ लिया और पांव दीवार के साथ जमा दिए। कुछ उन्होंने और कुछ मैंने जोर लगाया तो मैं मुंडेर तक चला गया। वहां से ऊपर जाना मुश्किल नहीं था। चांदनी फायदा दे रही थी। नीचे देखा, रसोई के साथ थड़ा सा था। मैं उस तरफ थड़े पर उतर गया। मेरे साथी भी एक दूसरे के पीछे उतर आए। उन तीनों के पास कुल्हाड़ियां थीं और तीनों के सर और चेहरे साफों में लिपटे हुए थे। रात के वक्त उस हुलिये का आदमी बड़ा ही खौफनाक लगता है। मेरा चेहरा नंगा था क्योंकि मैं उस ऊंचे मकान वालों को अपना चेहरा दिखाना चाहता था। मैं उन्हें यही बताने गया था कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। 3 चारपाइयां सहन में थीं। 3 मर्द या 3 औरतें सोई हुई थी। उनके ऊपर खेस थे। बरामदे में 4 चारपाइयां थी, उन पर भी घर वाले सोए हुए थे। दो आदमी उस तरफ गए। मैं एक साथी को साथ लेकर सहन वाली चारपाइयों के पास गया। पहले जिसे जगाया वो मलिक का बेटा था, मलिक मुख्तार, मेरे मकतूल का भाई। मैंने उसे कहा, मलका, मुंह से आवाज ना निकले, मारे जाओगे। वो घबराया हुआ उठा और खामोश रहा। उसके साथ वाली चारपाई पर उसकी बीवी थी, उसकी भी आंख खुल गई। मैंने उसे भी कहा कि आवाज ना निकाले। तीसरी चारपाई पर दो बच्चे सोए हुए थे।
बरामदे में सोए हुए आदमियों और औरतों को मेरे साथियों ने जगा लिया था। बड़े मलिक की बूढ़ी बीवी से कहा कि लालटेन जलाए, वो जला कर ले आई। बरामदे में मलिक की कुंवारी और नौजवान बेटी भी सोई हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लंबूतरे कद की गोरी चिट्टी लड़की थी। उसकी भाभी भी जो सेहन में थी, खूबसूरती में कम नहीं थी, और वो भरपूर जवानी की उम्र में थी। मैंने उन दोनों लड़कियों को अलग खड़ा कर लिया और उन पर अपने दो साथी खड़े कर दिए। मर्दों को भी अलग खड़ा कर लिया। मर्दों में एक बड़ा मलिक था जो बूढ़ा हो चुका था, और उसका जवान शादीशुदा बेटा जिसे मैंने सेहन से उठाया था, और उसका भाई जिसकी उम्र 15-16 साल थी। ये लोग बुजदिल नहीं थे, मगर इनके हाथों में छोटे छोटे डंडे आ जाते तो भी कुल्हाड़ियों का मुकाबला करते। मगर वो सोते हुए हमारे कब्जे में आ गए थे, और हम डाकू थे। डाकू की दहशत घर वालों की जिस्मानी ताकत और हौसले को सर्द कर देती है। फिर भी मलिक के बड़े बेटे ने कहा कि खानू, मुझे एक लाठी उठा लेने दो और तुम चारों सेहन में आ जाओ। पिस्तौल बुजदिल चलाया करते हैं। उसकी मां दौड़कर उससे लिपट गई और उसे कहने लगी कि वो चुप रहे। वो मां थी, देख रही थी कि उसका बेटा डाकुओं को ललकार रहा था, जिसका नतीजा मौत था। खाला, मत डरो, मैंने कहा। हम किसी की जान लेने नहीं आए। मैं अपने बाप के खून का बदला ले चुका हूं। मैं किसी और काम से आया हूं। खानू पुत्र, बूढ़ी मलकानी ने प्यार से कहा, कुछ रकम ले लो और चले जाओ। एक पैसा नहीं लूंगा, मैंने कहा। मलिक चाचा, तुम भी सुन लो। ये देख लो, तुम्हारी दोनों लड़कियां मेरे कब्जे में हैं। मैं इन्हें साथ ले जाऊं तो तुम क्या कर सकते हो? खानू बेटे, बूढ़े मलिक ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, ये काम ना करना। इस घर में जितना पैसा है ले जाओ। मेरी इस उम्र में मेरी इज्जत अपने साथ ना ले जाना। तुम समझते हो कि तुम्हारी इज्जत है, हमारी नहीं? मैंने कहा, तुम्हारे बेटे मुख्तार ने मेरी बीवी की मजबूरी से फायदा उठाया था, और उसे उसने अपनी बीवी बना रखा था। वो अपनी सजा पा गया है। बूढ़े मलिक ने कहा, उसके गुनाह उसके साथ चले गए हैं, उसका बदला इन बच्चियों से ना लो। मेरी हंसी निकल गई, लेकिन उस हंसी में दुख और दर्द था। ये लोग अपने घर में रखी हुई रकम पर सारे गांव के हाकिम बने हुए थे। गरीब किसानों और छोटी जातों की किस्मत को उन्होंने अपने हाथों में ले रखा था। मेरे बाप को कत्ल करके उन्होंने कानून को खरीद लिया था। ये समझते थे कि रकम, जमीन, जायदाद और जेवरात बहुत बड़ी ताकत हैं। अब मलिक और उसकी बीवी मुझे रकम पेश कर रहे थे। अब उनकी किस्मत, उनकी इज्जत और उनकी जिंदगी मेरे हाथ में थी। रकम और जमीन उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मलिक चाचा, मैंने कहा, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक बात गौर से सुन लो। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हारे बेटे ने मेरे बाप को कत्ल किया था, उसे मैंने कत्ल कर दिया है। हिसाब बराबर हुआ। अब तुम मेरे साथ दुश्मनी शुरू कर रहे हो। ना खानू बेटा, उसने प्यार से कहा, तुम तो मेरे बेटे हो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। तुम झूठ बोलते हो चाचा, मैंने कहा। तुम मौत से डरते हो, लेकिन झूठ तुम्हें मौत से नहीं बचा सकेगा। इन लड़कियों को मेरे हाथ से तुम्हारा झूठ नहीं छुड़ा सकेगा। इस वक्त गांव में हम सिर्फ 4 आदमी नहीं, मेरे 20 साथियों ने सारे गांव को घेरे में ले रखा है। तुम्हारे दरवाजे के सामने मैदान में मेरे 6 आदमी खड़े हैं। हम चाहें तो सारे गांव को आग लगा सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मेरे चचा से कहा है कि वो तुम्हें मेरी जमीन के कागजात दे दे। अगर नहीं देगा तो तुम मेरे बच्चे को गायब करवा दोगे। तुम मेरे चचा और चची को पुलिस के हाथों परेशान और बेइज्जत करवा रहे हो। अब नहीं करवाऊंगा खानू बेटा, मलिक ने कहा। मेरी बात सुन लो, मैंने कहा। मेरे चचा को परेशान करना छोड़ दो। थानेदार से कहो कि मेरा चचा शरीफ आदमी है, और खानू उसके घर जबरदस्ती आया था। पुलिस को मेरे चचा के करीब ना आने देना। वादा हुआ खानू बेटा, उसने कहा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगर वैसा ही नहीं होगा तो इस घर को आग लगा दी जाएगी। मैंने कहा, तुम्हें अगर कुछ शक है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो अपनी इन लड़कियों के हाल पर रहम करना। ये दीवार और ऊंची कर लो, रखवाली के 1 दर्जन कुत्ते मकान के इर्द गिर्द छोड़ दो। जो बंदोबस्त कर सकते हो कर लेना। मैं तुम्हें एक रात फिर इसी तरह अपने सामने खड़ा कर लूंगा, और ये 2 लड़कियां तुम सब के सामने मेरे आदमियों के साथ जाएंगी। तुम में से किसी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा हाल कर जाऊंगा कि बाकी उम्र अपाहिज फकीर बनकर गुजारोगे। क्या मैं तुम्हारा घर लूट नहीं सकता? क्या मैं इन लड़कियों को अपने साथ नहीं ले जा सकता? ले जा सकता हूं। तुम्हारा घर खाली कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। मैंने अपने साथियों से कहा, छोड़ दो इन लड़कियों को, चलो यहां से। वो सब आहिस्ता आहिस्ता वहां से चले। एक ने मेरे करीब आकर पूछा, ये क्या उस्ताद, कुछ तो हाथ मार लेने दो। नहीं, मैंने कहा, कहीं और चलो, बाहर।
बूढ़ा मलिक हाथ जोड़ कर मेरे करीब आया। वो रो रहा था, कहने लगा, सारी उम्र ये एहसान नहीं भूलूंगा। भूल जाओगे तो पछताओगे, मैंने कहा। मेरे बच्चे की तरफ मैली नजर से देखोगे तो तुम अपने उन बच्चों को जो सहन में सोए हुए हैं कभी नहीं देख सकोगे। अगर मेरे चचा के घर को अपना घर समझोगे तो सुखी रहोगे। ये दोनों लड़कियां अकेली उस जंगल बेआबान और उजाड़ में जहां चाहें, जिस वक्त चाहें घूमती फिरें। कोई इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। हम दरवाजे के रास्ते बाहर निकले। मलकों का कुत्ता अभी तक हड्डी के अंदर से गोश्त निकालने में मसरूफ था। हम उसके करीब से गुजर आए, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। गांव से निकलते ही मेरे साथियों ने मुझे लानत मलामत शुरू कर दी कि मैंने उन्हें माल नहीं उठाने दिया। मैंने उन्हें समझाया कि मैं यहाँ क्यों आया था। उन्होंने मेरी बातें सुनी थी जो मैंने बूढ़े मलिक से की थी। वो तीनों समझ गए। उनमें से एक इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा कि वो 3-4 रोज बाद मेरे गांव में आकर मेरे चचा से मालूम करेगा कि उसके साथ मलकों का सलूक कैसा है। चांदन शाह के पास पहुंचे तो उसने पहला सवाल ये किया कि माल कहाँ है। मैंने उसे घूर कर देखा। अब वो मेरे लिए पहुंच वाली सरकार नहीं था, फिर भी बचपन से मुझ पर उसका जो रोब और तकद्दुस गालिब था, उसका असर अभी बाकी था, वरना मैं उसका एहतराम ना करता। शाह जी, मैंने उसे सरकार के बजाय शाह जी कहा। मैंने ये वारदात अपने मतलब के लिए की है। आप मुझे किसी हिंदू साहूकार का या उन मलकों जैसे किसी मुसलमान का घर दिखाएं और माल मुझसे लें। पूरा माल आपके हवाले कर दूंगा। एक पैसा अपने हिस्से का नहीं लूंगा। मैंने जिस मतलब के लिए ये वारदात की थी, अगर वो पूरा ना हुआ तो शाह जी वहां से माल भी लाऊंगा, और अगर दो नहीं तो एक लड़की उठा लाऊंगा, वो आपकी होगी। वो नस्ल मानने वाली नहीं खानू, चांदन शाह ने कहा। वो खानदान मुझे मानता है। बड़ा मलिक मेरा मुरीद है। मुझे मालूम है कि उसके घर में दो बड़े खूबसूरत दाने हैं। एक उसकी बहू है और दूसरी उसकी बेटी। चांदन शाह की करामात को दूर दूर तक माना जाता था, लेकिन चांदन शाह मेरी करामात मान गया। रात को मैं अकेला उसके पास बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा था कि मैं उसकी आजमाइश पर पूरा उतरूं तो वो मुझे राज की एक बात बताएगा। मैंने उसे कहा कि अब वो मुझे राज की बात बताए। वो हंस पड़ा। जरूर बताऊंगा, उसने कहा, फिर कभी बताऊंगा। अभी ये ख्याल रखना कि किसी के कानों तक ये आवाज ना पहुंचे कि मैंने इस किस्म के आदमी अपने पास रखे हुए हैं, जिनमें 3 तुम्हारे साथ गए थे। अगर ये राज जाहिर कर दोगे तो सोच लो कि तुम्हारे सर की कीमत 10,000 मुकर्रर हुई है। मैं 1 मिनट में अंग्रेज सरकार से 10,000 रुपया वसूल कर सकता हूँ। चांदन शाह जी, मैंने उसे कहा, पहली बात यह है कि मैंने कभी किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं की। दूसरी बात ये याद रखें कि मुझे मालूम ही नहीं कि जो वफा करता है उसके साथ बेवफाई किस तरह की जाती है। मुझे शक की नजरों से देखोगे तो ना आपके लिए अच्छा होगा, ना मेरे लिए। पहले मुझे आजमा लो, फिर बताना कि मैं क्या हूं। उस रोज चांदन शाह के साथ बहुत बातें हुई। उसका असल चेहरा बेनकाब हो चुका था। वो शराब पी रहा था और बहकता जा रहा था। उसकी जबान बेकाबू होती जा रही थी। शराब पीकर आदमी अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकता। यही वजह थी कि मैं गुनाहों की दुनिया का आदमी होते हुए भी शराब नहीं पीता था। मैंने अपने आप को किसी भी नशे का आदी नहीं बनाया था। मैं होश में और अपने काबू में रहना चाहता था। मैंने जब चांदन शाह की जबान को बेलगाम होते देखा तो मैंने उसे हवा देनी शुरू कर दी। उसने झूम झूम कर अपनी असलियत से पर्दे उठाने शुरू कर दिए। कोई एक भी पीर दिखा दो जिसके हाथ में कोई गैबी ताकत हो, उसने कहा। कोई एक पीर दिखा दो जिसके तावीज बेऔलाद औरत को औलाद दे सकते हों। सब झूठ है, सब फरेब है खानू। उसने बड़ी लंबी बात की थी जो मुख्तसर यूं है कि इन पीरों की शोहरत और मकबूलियत की एक वजह यह है कि उनके आबाओ अजदाद इल्म व फजल की बदौलत मशहूर थे। उस दौर के लोगों के दिलों में उनकी अकीदत थी। उनकी आल औलाद ने छू मंतर शुरू कर दिया। लोग हालात से इतने मजबूर और बेबस होते हैं कि वो सहारे ढूंढते हैं। ये पीर जबान और नाम नेहाद तकद्दुस का जादू चलाते हैं। इनकी मुरीदी के जाल में जो आ जाता है वो उनकी करामात बढ़ा चढ़ाकर सबको सुनाता है। इसके अलावा पीरों के पास मुजरिमाना जहनीत के आदमी होते हैं जिन्हें पीर खूब ऐश करवाते हैं। वो अपने पीरों की करामात की झूठी कहानियां ऐसे लबो लहजे में सुनाते हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी बेबसी को तसव्वुर में लाएं। मेरा बाप कत्ल हो गया तो कातिल खुला फिरता रहा, क्योंकि वो ऊंची और पक्की हवेली में रहने वाला था और मैं गरीब से किसान का बेटा था। कच्चे मकानों में रहने वाले किसानों की किस्मत चौबारों वालों के हाथ में होती है।
हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि अपनी किस्मत अपने हाथ में ले ले और डाकू बनकर चौबारों वालों को खौफजदा करे। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये मजबूर लोग पीरों के कदमों में जा सर रखते हैं। इस तरह इन पीरों की मंडी चलती है। मैं चानन शाह के आस्थाने पर आया था कि मेरा पीर मेरी मुश्किलें आसान करेगा, लेकिन अब मैं उसे आस्थाना नहीं, चोरों और डाकुओं का खुफिया अड्डा कहता था। वहां रहते मुझे 20 रोज हो गए। बादशाह 2 मरतबा आया था। मैंने चानन शाह के कहने पर एक और थाने के इलाके के एक गांव में एक हिंदू साहूकार के घर डाका डाला था। इन 20 दिनों में 3 बे औलाद औरतें आईं। चानन शाह ने मुझे कहा था कि मैं साथ वाले कमरे में रहूं और दरवाजे की दर्ज में से देखूं कि वो बे औलाद औरतों को औलाद किस तरह देता है। मैंने उन औरतों को जो जवानी की उम्र में थीं अपनी आंखों से देखा। वो बारी बारी तीसरे चौथे रोज आ जाती थी। मैं हैरान होता था और मुझे गुस्सा भी आता था कि यही लोग अपनी औरतों और उनके आशनाओं को इकट्ठे देखकर कत्ल कर देते हैं और जमीनें बेचकर मुकदमे लड़ते हैं, मगर यही लोग अपनी जवान औरतों को चानन शाह जैसे पीरों के पास अकेला भेजते हैं। मुझे अपने गांव से इत्तला मिल गई थी कि मलकों की तरफ से अब मेरे चचा को कोई परेशानी नहीं, बल्कि बूढ़े मलिक ने मेरे चचा से कहा था कि उसे किसी भी किस्म की तकलीफ हो या उसकी कोई जरूरत रुकी हुई हो तो वो बताए। मेरा वार खाली नहीं गया था। 20-22 रोज बाद चांदन शाह ने मुझे खुशखबरी के अंदाज में एक खबर सुनाई। कहने लगा, लो खानू, तुम्हारे दुश्मनों की इज्जत मेरे पास आ रही है। तुम्हारे मकतूल मलिक मुख्तार के भाई की बीवी आज मेरे पास एक मुराद लेकर आई थी। मुराद क्या थी? मैंने पूछा। उसकी सास उसे बहुत तंग करती है, चांदन शाह ने कहा। सास को शक है कि यह लड़की चाल चलन की अच्छी नहीं। मेरा ख्याल है कि सास ठीक कहती है। उस लड़की ने कहीं आशनाई कर रखी है। मैंने उन लोगों की कुंवारी बेटी पर नजर रखी हुई है। मैंने उसे कहा है कि मैं तुम्हें ऐसे तावीज बना कर दूंगा कि तुम्हारी सास तुम्हारी जर खरीद गुलाम हो जाएगी। तुम अगर अपनी सास के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत करोगी तो भी वो तुम्हें नहीं रोकेगी और तुम सारे घर पर हुकूमत करोगी। गौर से सुनो खानू, तुम भी पीरी मुरीदी के राज समझ लो। मैंने उसे ये कहकर वापस भेज दिया था कि मैं उसे जो तावीज देना चाहता हूं वो उसके हाथ में नहीं दिए जा सकते, वरना असर जायल हो जाएगा। मैंने उसे कहा है कि अगर तुम्हारे खाविंद की कोई बहन जवान और कुंवारी हो तो उसे साथ ले आओ, क्योंकि ये तावीज कुंवारी लड़की के हाथ में दिए जाएंगे और वही तुम्हें पानी में घोल कर पिलाएगी। शादीशुदा औरत उन तावीजों को हाथ नहीं लगा सकती। मैंने उससे कहा कि उस लड़की को हम ये बताएंगे कि ये तावीज इस मकसद के लिए आए हैं कि आइंदा लड़के ही पैदा हों, लड़की ना हो। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। कहने लगी कि मेरे खाविंद की एक ही बहन है और वो कुंवारी है। मैंने उसे कहा कि कल उसे साथ ले आना, मैं उसे अलग कमरे में ले जाकर तावीज दे दूंगा। कल वो उस लड़की को साथ ला रही है। चांदन शाह ने मुझे ये बात इसलिए बताई थी कि मैं खुश हो जाऊंगा कि मेरे दुश्मनों की लड़कियां उसके हाथों खराब हो रही हैं। मुझे खुश ही होना चाहिए था, लेकिन आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका कि मैं खुश क्यों न हुआ। मेरे दिल पर उदासी और बोझ आ गया था। मेरी दुश्मनी जिसके साथ थी उसे मैं कत्ल कर चुका था। एक ख्याल मेरे जहन में यह भी आया कि मलिक मुख्तार ने जिस तरह मेरी बीवी को उसकी मजबूरी से फायदा उठाकर खराब किया था, इसी तरह मैं उसकी कुंवारी बहन को बेआबरू करूं। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। चानन शाह ही के एक आदमी ने, जो चानन शाह के बजाय मेरा बड़ा गहरा और राजदान दोस्त बन गया था, मुझे जगाया और कहने लगा कि वही 2 लड़कियां जिनके घर हम डाका डालने गए थे चानन शाह के पास आई हैं। मैं उठकर पीर के खास कमरे के साथ वाले कमरे में चला गया। एन उस वक्त मलिक मुख्तार की कुंवारी बहन इस कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे पीछे चानन शाह कमरे में आया। मैं दरवाजे की दर्ज में से देख रहा था। चानन शाह ने उसे कहा कि तुम इस पलंग पर बैठो, मैं अभी तावीज तुम्हें लिख दूंगा। ये तुम अपनी भाभी को अपने हाथों पिला देना, फिर तुम्हारे घर कभी लड़की पैदा नहीं होगी। और अगर इसी पानी का एक घूंट तुम भी पी लोगी तो तुम्हारा जो भी खाविंद होगा वो तुम्हारा गुलाम रहेगा और तुम्हारे बतन से सिर्फ लड़के पैदा होंगे। ये कहकर चानन शाह कमरे से निकल गया। जूं ही चानन शाह उस कमरे से निकला तो मालूम नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं, जो अपनी बीवी की बेइज्जती का इंतकाम उस कुंवारी लड़की से लेना चाहता था, उठा, दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा खुल गया। लड़की ने मुझे देखा तो उसकी आंखों के डेले उबल आए। उसका इतना खूबसूरत रंग फीका और पीला पड़ गया। उसने मुझे पहचान लिया था। साफ जाहिर है कि उसे यही एक ख्याल आया होगा कि मैं उसे बेआबरू करूंगा। मैंने लड़की के साथ कोई बात ना की, उसे बाजू से पकड़ा और दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगा।
लड़की डर के मारे मेरे साथ आ नहीं रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसे एक वहशी से बचा रहा हूं। उस वक्त मैंने उसे कहा कि इस कमरे से फौरन निकल आओ वरना पछताओगी। वो फिर भी डर और झिझक रही थी। इतने में चानन शाह कमरे में आ गया। चानन शाह, मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम इन लड़कियों को तावीज नहीं दोगे। मैंने चानन शाह को बात करने का मौका ना दिया। लड़की को बाजू से पकड़कर मैं उस तरफ ले जाने लगा जहां उसकी भाभी बैठी हुई थी। चानन शाह ने बाजू फैलाकर मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा कि लड़की को यहीं छोड़ दो। चानन शाह, मैंने उसके सीने पर हाथ मारकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम कितने कुछ पीर हो। इस लड़की को मालूम नहीं कि यहाँ जो औरत आती है वो अपनी आबरू देकर जाती है। मैं इस लड़की को अपने सामने खराब होते नहीं देख सकता। चानन शाह इस इलाके का बेताज बादशाह था। जब उसके जाल में कोई खूबसूरत औरत आती थी तो वो शराब पी लेता था या हुक्के पर चर्स रखकर लंबे लंबे 5-7 कश लगा लेता। उस पर जो नशा तारी होता था उसे लोग मराकबे की कैफियत कहते थे। इतनी खूबसूरत लड़की को अपने खास कमरे में देखकर चानन शाह ने शराब की शायद पूरी बोतल चढ़ाई होगी। पीरी का नशा अलग था। उसका अंदाज उन बादशाहों जैसा हो गया जिन्हें कभी कोई शिकस्त नहीं दे सका था। उसने लड़की को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से चिमटाकर अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में ले लिया। ये मेरा माल है, चानन शाह ने बादशाहों के बदमस्त लहजे में कहा। मुझसे पहले तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। लड़की आखिर खानदानी थी। वो समझ गई कि यहाँ किस्सा कुछ और है। वो फौरन चानन शाह के बाजुओं से निकल आई और बोली, मैं किसी का माल नहीं। शाबाश लड़की, मैंने कहा, क्या तुम इसके मुंह से शराब की बू नहीं सूंघ रही हो? चानन शाह ने गुस्से और नशे के असरात से कुछ बड़ी बेहुदा बातें कह डालीं। कुछ मैंने कहा। लड़की पर वाज़िया हो गया कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। गौर से सुन लो चानन शाह, मैंने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, मैं पहले ही फांसी के तख्ते पर खड़ा हूं। मुझे मौत का कोई डर नहीं। अगर तुम जैसे 10 और आदमियों को गोली मार दूंगा तो भी फांसी एक ही बार मिलेगी। अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हारे मुरीदों के सामने तुम्हारी असलियत जाहिर कर दूंगा। ये भी सुन लो कि तुमने जो डाकू और राहजन अपने साथ रखे हुए हैं वो अब तुम्हारे नहीं मेरे मुरीद हैं। तुम उनका लूटा हुआ माल हजम कर जाते हो, मैं उन्हें माल खिलाता हूं। खामोशी से अंदर बैठे रहो। चानन शाह पर खामोशी तारी हो गई, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था कि मेरी इन धमकियों से दुबक जाता। वो बड़ा गहरा और चालाक आदमी था। ये भी उसकी चाल थी कि मेरे तेवर देखकर वो चुप हो गया। मैं लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसकी भाभी बैठी हुई थी। उसकी भाभी मुझे देखकर उसी की तरह डर गई। मैंने उसे वहां से उठाया और दोनों को बाहर ले गया। वो अपने नौकरों के साथ घोड़ियों पर आई थी। मेरी बातें बड़े गौर से सुनना लड़कियों, मैंने उन्हें कहा, तुम एक बदकार और वहशी के जाल में आ गई थी। मैंने इस कुंवारी लड़की की आबरू बचाई है। तुम ये सोचो कि मुझ जैसे मुजरिम को उसने अपने पास क्यों रखा हुआ है। मैं जिस रात तुम्हारे घर में दाखिल हुआ था तो मेरे साथ 3 आदमी थे, वो इसी के आदमी थे। कहो तो मैं तुम्हें वो तीनों आदमी दिखा दूं। तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं ये खतरा मोल ले रहा हूं कि लोग मुझे देख रहे हैं और मैं सबके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत पर अपनी जान देने को तैयार हूं। यहां से चली जाओ और फिर कभी इधर का रुख ना करना। खुदा का शुक्र है कि वो समझ गई। उस कुंवारी लड़की ने रुखसत होने से पहले मुझे कहा, खानू, मैं तुम्हें सारी उम्र दिल से नहीं उतारूंगी। इस नेकी का जो सिला मांगोगे दूंगी। तुम्हारे चचा के घर को एक जियारत समझूंगी। तुम्हारे बेटे को मैं अपना बेटा समझूंगी। मैंने देखा कि उसकी भाभी के चेहरे पर कुछ और ही तासुर था। मैंने उसे कहा कि तुम अगर इस पीर को पहुंच वाला समझती हो तो उसे कहो कि मुझे तावीज़ों या फूंकों के जरिए कोई नुकसान पहुंचाए। ये ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है ना संवार सकता है। वो दोनों घोड़ियों पर सवार हुई और अपने नौकरों के साथ चली गईं। मैं उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता एक ऊंची जगह जा खड़ा हुआ और उन्हें जाता हुआ देखता रहा। दूर जाकर जब वो एक घाटी उतरने लगी तो दोनों ने पीछे देखा और वो आहिस्ता आहिस्ता यूं घाटी उतर गईं जैसे उन्हें जमीन ने निगल लिया हो। मुझे अजीबो गरीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गया, हवेली के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला गया। मुझे तवक्को थी कि चानन शाह मेरे पास आएगा और धमकियां देगा, लेकिन वो ना आया। मैंने ये खदशा भी महसूस किया कि वो पुलिस को इत्तला देकर मुझे पकड़वा देगा और 10,000 रुपया खरा कर लेगा। मैं इस सोच में खो गया कि यहाँ से निकल जाऊं या चानन शाह के साथ समझौते की सूरत पैदा कर लूं। उसे भी आखिर मेरी जरूरत थी।
میں نے محسوس کیا کہ میرا دماغ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ دماغ تھک گیا تھا۔ میں دماغ کو خالی کر کے لیٹ گیا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ ان 3 آدمیوں میں سے جو میرے ساتھ ملکوں کے گھر ڈاکہ ڈالنے گئے تھے، ایک آدمی میرے پاس آیا۔ یہ بڑا ہوشیار اور تیز ترار جرائم پیشہ آدمی تھا۔ میرا بڑا گہرا یار بن گیا تھا۔ کئی دنوں سے یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ چانن شاہ وارداتوں کا سارا مال اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، ہمیں صرف اس پر خوش رکھتا ہے کہ وہ ہمیں پولیس سے بچائے رکھتا ہے۔ تم پکے استاد ہو، آؤ ہم یہاں سے نکل چلیں اور چانن شاہ سے آزاد ہو کر اپنا راستہ بنائیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہی کریں گے۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھے بتایا کہ چانن شاہ کے پاس CID کا ایک آدمی آیا ہوا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہ چانن شاہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ ہے، اس لیے وہ خانو کی گرفتاری میں بڑی مدد دے سکتا ہے۔ CID کا یہ آدمی اس علاقے میں کبھی تھانے دار رہ چکا ہے۔ وہ جب باتیں کر رہے تھے تو تمہارا نام آتے ہی چانن شاہ نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ چانن شاہ تمہاری نشاندہی کر رہا ہے۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ چانن شاہ کے ساتھ تمہارا کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ کچھ تو میں ہوئی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ پھر تم فوراً یہاں سے نکلو۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے چند قدم دور سے ایک گھاٹی نشیبی جگہ میں اترتی تھی۔ آگے ریتلی چٹانیں تھی، ان سے آگے ایک خشک ندی کا ریتلا پارٹ تھا۔ میں اٹھا، پچھلے دروازے سے نکلا اور تیز تیز چلتا گھاٹی اتر گیا۔ دور اونچی پہاڑی تھی جس کے پیچھے سورج اتر گیا تھا۔ اس پہاڑی نے وادی کو وقت سے پہلے تاریک کر دیا تھا۔ میں چٹانوں کے پیچھے چلا گیا، اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ وہاں سے مجھے بادشاہ کے ٹھکانے کا راستہ معلوم تھا۔ دراصل وہاں راستہ تو کوئی تھا ہی نہیں، مجھے سمت معلوم تھی۔ میں اس طرف چل پڑا۔ راستہ بہت ہی دشوار تھا۔ آدھی رات کے قریب اپنے اندازے کے مطابق میں بادشاہ کے ٹھکانے سے 3 یا 4 میل دور رہ گیا تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ چانن شاہ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ میری یاری ہے اور میں وہیں جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ کو میں کیوں مصیبت میں ڈالوں؟ اس نے مردوں کی طرح ساتھ دیا تھا۔ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ایک خیال یہ آیا کہ بادشاہ کو دوستی کا صلہ دوں، اس کے پاس چلا جاؤں اور اس سے کہوں کہ میرے ہاتھ رسیوں سے باندھو اور مجھے تھانے لے چلو، تمہیں 10,000 روپیہ نقد ملے گا۔ جب مجھے یہ خیال آیا کہ میں یہ زندگی یہیں ختم کر دوں تو مجھے یاد آ گیا کہ مجھے سزائے موت ملے گی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اپنے چچا کے پاس چلا جاؤں اور اس سے کہوں کہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے اور جو 10,000 روپیہ تمہیں انعام ملے گا وہ میرے بچے کی تعلیم پر خرچ کرنا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے قدم آگے کو اٹھانا تھا لیکن میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہوں۔ جسم نے اٹھنے سے اور دماغ نے سوچنے سے انکار کر دیا۔ میرا سر ڈولنے لگا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ دھوپ اس قدر تیز تھی کہ میری آنکھیں کھل کر پھر بند ہو گئیں۔ سورج خاصا اوپر آ چکا تھا۔ میں نے آنکھوں کو ہاتھوں سے ملا اور اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو یوں لگا جیسے میں بڑے ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ اپنا جائزہ لیا تو اپنے آپ کو پتھریلی زمین پر بیٹھا پایا۔ میرے ارد گرد پھلاہی اور جنگلی بیر کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے۔ میرا ذہن فوراً ہی حقیقی زندگی میں لوٹ آیا۔ مجھے رات کی باتیں یاد آنے لگی لیکن ایک شور نے مجھے راتوں کی باتوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ 2 آدمی، ایک میرے دائیں سے اور دوسرا بائیں سے، میرے قریب سے بہت تیز دوڑتے گزر گئے۔ تھوڑی ہی دور سے ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں جیسے کتے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ میرے قریب سے جو آدمی گزر گئے تھے وہ اس علاقے کے کھڈ نالوں اور جھاڑی نما درختوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ مجھے خیال آیا کہ کتوں کا کوئی شکاری شکار کھیل رہا ہے اور کتوں نے کوئی شکار پکڑ لیا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ میں اٹھا اور جھکا جھکا اس طرف چل پڑا جدھر سے کتوں کے بھونکنے اور بھمبوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 15-20 قدم گیا ہوں گا کہ مجھے رکنا پڑا کیونکہ آگے زمین نشیب میں چلی گئی تھی۔ کتوں کی آوازیں یہیں کہیں سے آ رہی تھیں۔ ایک ٹیلے کی اوٹ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا سامنے آیا۔ میں فوراً پیٹ کے بل لیٹ گیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن میں اپنے آپ کو زیادہ دیر تک نہ چھپا سکا۔ یہ آدمی رنگ روغن، نیلی آنکھوں اور لباس سے انگریز لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ دوڑتا ہوا سامنے آیا اور اس کے چند قدم پیچھے پیچھے 5 بھیڑیے ٹیلے کی اوٹ سے سامنے آئے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ بڑا ڈراؤنا، ویرانہ اور جنگل ہوا کرتا تھا۔ اب تو وہاں گیدڑوں اور خرگوشوں کے سوا کوئی جانور نظر نہیں آتا۔
उस जमाने में यहाँ भेड़िए भी हुआ करते थे। अकेला भेड़िया इंसान पर हमला नहीं करता। अगर भेड़िए एक से ज्यादा हों तो इंसान के लिए बड़े ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये पांचों भेड़िए उस अंग्रेज को घेरे में लेने के लिए उसके इर्द गिर्द दौड़ रहे थे और लंबे लंबे दांत निकाल कर गुर्रा रहे थे। मैं हैरान था कि अंग्रेज के पास राइफल है लेकिन वो भेड़ियों पर गोली नहीं चला रहा। उसके पास गोलियां शायद नहीं थी। वो राइफल को लाठी की तरह घुमा रहा था लेकिन भेड़िए जरा सा भी नहीं डर रहे थे। मुझे वहां से गायब हो जाना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया कि मैं मफरूर कातिल और डाकू हूं। भेड़िए अंग्रेज के करीब पहुंचते जा रहे थे। दो भेड़िए बैक वक्त सामने से उस पर झपट पड़े। अंग्रेज ने राइफल बड़ी जोर से घुमाई जो किसी भेड़िए को ना लगी। इतना हुआ कि वो दोनों भेड़िए दौड़ते हुए उसके करीब से गुजर गए और फिर वापस आकर उसके इर्द गिर्द दौड़ने और गुर्राने लगे। अंग्रेज उल्टे कदम पीछे हट रहा था। उसका पांव एक बड़े पत्थर पर पड़ा तो वो फिसल कर पीठ के बल गिरा। उसके हाथ से राइफल गिर पड़ी। भेड़िए बड़ी खौफनाक आवाज में भौंकते हुए तेजी से उसकी तरफ आए। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था, ना ऐसे सोचा था, लेकिन हुआ यूं कि मेरा हाथ अपने आप मेरे कपड़ों के अंदर गया और बिजली की सी तेजी से उस हाथ ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं बहुत तेजी से उठा और घाटी से उतरने लगा। मैंने निशाना खता जाने के डर से ऊपर से ही फायर न किया। मैं तेजी से नीचे उतरा तो मेरा पांव फिसल गया। बुलंदी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। मैंने दो तीन कलाबाजियां खाईं और भेड़ियों के दरमियान इस तरह जा गिरा कि एक भेड़िए से मैं टकरा गया। मैं बहुत तेजी से उठा और जो दो भेड़िए अंग्रेज तक पहुंच गए थे उन पर रिवॉल्वर फायर किया। एक भेड़िया होलनाक चीख मार कर गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। मैंने फौरन बाद एक और गोली दूसरे भेड़िए पर फायर की। वो भी बड़ी भयानक आवाज निकाल कर गिरा और तड़पने लगा। भेड़िया जो गिरकर उठा था वो चंद कदम दौड़ा और गिर पड़ा। दो धमाकों से और अपने दो साथियों का अंजाम देखकर बाकी तीन भेड़िए भाग गए। जिन्हें मेरी गोलियां लगी थीं वो थोड़ा सा तड़प कर ठंडे हो गए। तब मैंने अंग्रेज की तरफ देखा। वो जहां गिरा था वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो चलता हुआ मेरे पास आया। शाबाश जवान, अंग्रेज ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहा। तुमने हमारा बहुत मदद किया, हम तुमको बहुत इनाम देगा। मैंने अंग्रेज के साथ हाथ मिलाया। वो जमाना अंग्रेजों की बादशाही के अरूज का जमाना था। हम देहाती लोग अंग्रेज को आसमान की मखलूक समझा करते थे। अगर कोई अंग्रेज किसी के सलाम का जवाब दे दे तो वो आदमी बड़े फख्र से हर किसी को बताता फिरता था कि एक अंग्रेज ने उसके सलाम का जवाब दिया है। उस अंग्रेज ने जब मेरे साथ हाथ मिलाया तो मैंने जरा सा भी फख्र या खुशी महसूस ना की। मुझे अचानक याद आ गया कि मैं मफरूर मुजरिम हूं और बंगाल के जंगलों में मैंने इसी किस्म के एक अंग्रेज को कत्ल किया था और कुछ अरसा उसकी राइफल मेरे पास रही थी। अब फिर मेरा आमना सामना एक अंग्रेज के साथ हो गया था। उस वक्त के अंग्रेज बड़ी साफ उर्दू बोला करते थे। उस अंग्रेज ने अपने मुतल्लिक जो कुछ बताया वो इस तरह था कि वो किसी प्यादा पलटून में मेजर था। उसकी पलटून जेहलम छावनी में थी। उसी पहाड़ी जंगल में वो हिरन और हड़याल का शिकार खेलने आया था। उस जमाने में इस इलाके में हिरन तो बहुत कम थे, अलबत्ता हड़याल कहीं कहीं नजर आते थे। उनके शिकारी शहर की तारीकी में यहाँ आ जाते थे। हड़याल वगैरह सुबह के वक्त चरने चुगने के लिए बाहर आते थे। उस मेजर के साथ एक तो उसका अर्दली था जो इस इलाके का रहने वाला था, एक किसी गांव का नंबरदार और उसी गांव का एक और आदमी था। मेजर की गोलियों वाली बेल्ट अर्दली के पास थी। इन लोगों को कहीं कोई हिरन या हड़याल नजर ना आया। जब वो इस गहरी जगह के करीब आए तो इन पांच भेड़ियों ने कहीं से उठकर इन पर हमला कर दिया। मेरा ख्याल है कि वहां करीब ही कहीं भेड़ियों का भट्ट था और हो सकता है वहां उनके बच्चे हों। अंग्रेज ने मुझे बताया कि उसके साथ जो तीन आदमी थे वो भेड़ियों को देखते ही भाग गए। एमुनिशन भी उन्हीं के पास था। अंग्रेज के हाथ में खाली राइफल रह गई। अगर मैं ना पहुंच जाता तो भेड़िए अंग्रेज को चीर फाड़ देते। ये मेजर मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और मुझे शाबाश दे रहा था और मैं वहां से खिसकने की सोच रहा था। तुम कोई काम करते हो? अंग्रेज मेजर ने मुझसे पूछा, या कहीं मुलाजिम हो? नहीं साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, मैं कहीं भी मुलाजिम नहीं हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मेजर ने कहा। एक तो तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा, दूसरे तुम्हें फौज में भर्ती करवाऊंगा। तुम जैसे खूबसूरत जवान की जरूरत फौज में है। हम लोग तुम जैसे जवानों की बहुत कदर करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी साहब बहादुर, मैंने कहा। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं उसे इसी तरह भेड़ियों से बचा लेता।
फौज में भर्ती होने की भी मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं तुम्हें चंद रुपए इनाम नहीं देना चाहता, अंग्रेज ने कहा। मैं तुम्हें नहरी इलाके में जमीन दिलाऊंगा और ये याद रखो कि मैं तुम्हें रिसाले में भर्ती करवाऊंगा। तुम जैसा आदमी घोड़े की पीठ पर बैठा बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजों के इनामो इकराम मशहूर थे। उस वक्त आबादी कम और जेर काश्त जमीन ज्यादा थी, लेकिन ऐसी जमीन की भी कमी नहीं थी जो जरखेज थी लेकिन वीरान पड़ी थी। अंग्रेज किसी की खिदमात पर खुश होते तो उसे कई एकड़ जमीन दे देते थे। इसे वो मुरब्बे कहते थे। अंग्रेजों ने हमारी कौम के बेशुमार लोगों को मुफ्त जमीनों के एवज खरीद लिया था। आप आज जो जागीरें देखते हैं ये सब अंग्रेजों की अता करदा हैं। उस वक्त फौज में रिसाले होते थे जिनमें घुड़सवार होते थे। उन्हें सिपाही नहीं, सवार कहा जाता था। आजकल घोड़ों की जगह टैंक आ गए हैं। फौज में भर्ती होना भी एजाज समझा जाता है। मुझे यकीन था कि ये साहब बहादुर मुझे अपने साथ ले जाकर मुझे एक आध मुरब्बे की सूरत में जरूर इनाम दिलाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उस एक मुरब्बे जमीन की खातिर मुझे सूली पर खड़ा होना पड़ेगा। मैंने उसे टालने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन वो बड़ी बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया। आखिर उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारे गांव चलता हूँ। वहां तुम्हारे नंबरदार को हुक्म दूंगा कि वो तुम्हें जेलम छावनी में ले आए। अगर वो मेरे इलाके का कोई आम सी किस्म का आदमी होता तो मैं उसे वहीं खड़ा छोड़कर वहां से चल पड़ता, लेकिन वो अंग्रेज था। मैंने ये भी सोच लिया था कि इसका हुक्म माने बगैर अगर मैं चल पड़ा और इतनी देर में इसके साथी जो 3 आदमी थे वो वापस आ गए, तो वो उन्हें मेरे पीछे डाल देगा कि इसे पकड़कर इसके गांव ले चलो। मैंने ये भी सोच लिया था कि इस मेजर ने अगर रोब और हुक्म से बात की तो मैं इसे यहीं गोली मारकर भाग जाऊंगा। लेकिन वो मेरे साथ इस तरह बातें कर रहा था जैसे मैं उसका लंगोटिया यार हूं। आखिरकार मैं मजबूर हो गया कि उसे बता दूं कि मैं उसके साथ जाने से क्यों गुरेज कर रहा हूं। मुझे ये खतरा भी नजर आ रहा था कि इसके साथ जो नंबरदार था वो अगर वापस आ गया तो वो मुझे पहचान लेगा। हर किसी को मालूम था कि मेरे सर की कीमत 10,000 रुपया मुकर्रर हो चुकी है। मैंने सोच लिया कि उन लोगों के आने से पहले मैं इस अंग्रेज मेजर को बता दूं कि मैं कौन हूं, ताकि वो मुझे गिरफ्तारी से बचा ले। मुझे ये खतरा भी नजर आ रहा था कि मैंने चूंकि अंग्रेजों की बादशाही का हुक्म तोड़ा है, इसलिए ये मेजर मुझे इनाम देने के बजाय पकड़वा देगा और पूरी सजा दिलाएगा। मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार था। मेरे पास रिवॉल्वर था। साहब बहादुर, मैंने उसे कहा, अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो जो इनाम मैं मांगता हूं मुझे वो दें। वो आप मुझे यहीं दे सकते हैं। बोलो, मेजर ने कहा। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम ना आते तो मैं बड़ी ही बुरी मौत मरता। अपने मुंह से बोलो, क्या इनाम चाहिए? साहब बहादुर, मैंने कहा, मैं आपके कानून का मफरूर कातिल और डाकू हूं। तुमने किसे कत्ल किया है? ये ना पूछो साहब बहादुर कि मैंने किसे कत्ल किया है, मैंने जवाब दिया। ये पूछो कि मैंने कितने आदमी कत्ल किए हैं। कत्ल की ज्यादा वारदातें बंगाल में की हैं। 2 कत्ल यहाँ अपने गांव में किए हैं। उनमें एक मेरी बीवी है। मैंने बंगाल में एक रेलगाड़ी लूटी है और एक कश्ती को रोक कर लूटा है। मैं मफरूर हूं और अपने बच्चे को देखने आया था। मैं अब यहां से जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? ये तो मुझे भी मालूम नहीं साहब बहादुर। मैंने कहा, खुदा ने शायद मुझे आपकी जान बचाने के लिए इधर भेज दिया था। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा। अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना करें कि मुझे यहाँ से निकल जाने दें और जब मैं आपकी नज़रों से ओझल हो जाऊं तो मुझे भूल जाएं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपने अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं आपको या जो कोई भी मेरे सामने आया उसे गोली मार दूंगा। तुमने मेरे बादशाह का कानून तोड़ा है, उसने कहा। हम अपना कानून ना खुद तोड़ते हैं ना किसी को तोड़ने देते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ जो नेकी की है, अगर मैं इसका सिला ना दूं तो तुम कहोगे कि अंग्रेजों का किरदार बड़ा गंदा है। अगर किसी अंग्रेज को पता चल जाए कि मैंने एक मफरूर मुलजिम को फरार में मदद दी है तो मुझे उम्र भर के लिए जेल में बंद कर देंगे। फिर भी मैं तुम्हें अपनी जान का सिला जरूर दूंगा। ये वादा करो कि तुम कहीं पकड़े गए तो ये नहीं बताओगे कि फलां पलटन के फलां मेजर ने तुम्हें आजाद छोड़ दिया था। जाओ, तुम आजाद हो, मेरी तरफ से आजाद हो। कहाँ जाऊं साहब बहादुर? मेजर कुछ सोचने लगा। कुछ देर के बाद उसने मेरी तरफ देखा। अगर तुम्हारा कोई और ठिकाना नहीं तो फ्रंटियर के कबायली इलाके में चले जाओ। मेजर ने कहा, तुम पहले कभी उधर गए हो? नहीं साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। हमारे इलाके के बहुत से आदमी फौज में हैं। वो फ्रंटियर के कबायलियों की कहानियां सुनाया करते हैं। मेजर ने मुझे फ्रंटियर के इलाके समझाने शुरू कर दिए जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मुझे सिर्फ 2 जगहों के नाम याद रह गए। एक था बन्नू, दूसरा था रजमक।
میں نے یہ نام اپنے گاؤں کے فوجیوں سے کئی بار سنے تھے۔ میجر نے مجھے کہا کہ ریل گاڑی سے نہ جانا اور ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ یہ لو، میجر نے اپنی جیب سے 10 10 کے 3 4 نوٹ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ نہیں صاحب بہادر، میں نے کہا، میرے پاس پیسے بہت ہیں، آپ نے مجھے بہت زیادہ انعام دے دیا ہے، میں پیسے نہیں لوں گا۔ کوئی انگریز اس سے زیادہ انعام نہیں دے سکتا کہ جس نے اس کے قانون کے خلاف ورزی کی ہو وہ اسے بخش دے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس میجر کو بتاؤں گا کہ مجھے کن حالات نے قاتل اور ڈاکو بنایا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ ایک تھانے دار نے میرے باپ کو قتل کر کے گرفتار نہیں کیا، وہ بھی انگریز کا ہی قانون تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ انگریز نے مجھے منہ مانگا انعام دے دیا ہے تو میں خاموشی سے چل پڑا۔ انگریز نے ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔